आइए प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं जिनका सेकंड सेम में कंप्यूटर का जो पेपर होने वाला है। तो आपके इस बुक में से मैं कंटिन्यू आपको जो है सभी लेसन की वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ज़्यादा देर करते हुए हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के आधारभूत सिद्धांत और कंप्यूटर क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता है कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है, यानी कि जो बिजली से चलती है। और इस मशीन का और इस मशीन या कहें या कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेव ने किया था। जो वर्तमान में आपके सामने जो कंप्यूटर है, पहले इतना कंप्यूटर नहीं होता था, बहुत बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे। और धीरे धीरे जो सबसे पहले जो गणना करने के लिए जो कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, यानी कंप्यूटर से क्या गणना का कार्य किया जाता था, कैलकुलेशन जो की जाती थी वो कंप्यूटर के माध्यम से की जाती थी, उसी के आधार पर जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जो समय बीतता गया और जो कंप्यूटर की हमारे सामने 5 पीढ़ियाँ उभर कर आती है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी, यानी कि 5 पीढ़ियाँ आपके सामने हैं। तो हम सबसे पहले जानने से पहले हम उनकी प्रत्येक की आप तस्वीर देख लेंगे ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि कौन से जनरेशन का किस प्रकार कंप्यूटर था। तो आप जनरेशन का कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर की जो फोटो आप देख सकते हैं, इतने बड़ा था, एक यानी कि कमरे के अंदर रखा जाता था, बहुत बड़े आकार का जो कंप्यूटर था। तो प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर था। जब शुरू में कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था तो इतने बड़े आकार का था और धीरे धीरे उसके क्या है तकनीकी युग आता गया, धीरे धीरे नए नए खोज करते गए और उनका जो आकार है वो छोटा हो गया। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं कितना अलमारी जैसा बड़ा है, एक बहुत बड़े कमरे में आता था। और ये कंप्यूटर की कुछ कमियां थी कि ये कंप्यूटर है मतलब ज़्यादा बिजली यूज़ होती थी, इसके अंदर ज़्यादा यूनिट यूज़ होती थी, बिजली की काफ़ी बिल आता था और गर्मी भी काफ़ी देता था, और अगर ख़राबी हो जाए तो ठीक करना भी थोड़ा मुश्किल था। तो धीरे धीरे कुछ कमियों के कारण जो इसके अंदर सुधार किए गए। और उसके बाद द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर आता है उसकी फ़ोटो आप देख लीजिएगा। आप देख लीजिएगा दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का जो फोटो आपके सामने है, ये द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इस प्रकार का था, उसका आकार थोड़ा छोटा कर दिया गया और धीरे धीरे कंप्यूटर का जो आविष्कार होता गया। और उसके बाद जो तीसरी जनरेशन आती है कंप्यूटर की, वो कब आती है, वो 1964 से 1975 हम डीपली पढ़ेंगे, एक बार आप फोटो देख लीजिएगा। ये तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो कंप्यूटर था तीसरी पीढ़ी का। और इसके अंदर कुछ सुधार किए गए बाद में। इसके बाद चौथी जनरेशन आती है कंप्यूटर की, वो हम देख लेते हैं। जो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आपका इस प्रकार का कंप्यूटर था। और उसके अंदर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से ये थोड़ा सा ही बदलाव इसके अंदर आया। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो कीबोर्ड है किस प्रकार टच था। और ये आपके चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इस प्रकार का था आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, उसके अंदर कुछ सुधार किए गए। तो फोर्थ जनरेशन है। और पाँचवें जनरेशन का जो आधुनिक टाइम में आपके पास जो कंप्यूटर है वो पाँचवीं पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ये आप देख सकते हैं फिफ्थ जनरेशन का जो आधुनिक युग में आपके पास जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपके पास ऐसे ही नहीं पहुंचा। आप देखते हैं कि अलग अलग पीढ़ियों के द्वारा अलग अलग समय आता गया और कंप्यूटर में सुधार होते गए, इस प्रकार उसका आकार है वो इतना हो गया। और वर्तमान में आपका जो फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। आजकल फ़ोन के अंदर सब कार्य कर ली जाते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। हालांकि इतना कंप्यूटर इतना सक्षम लेकिन काफ़ी हद तक जो आज के आधुनिक जो फ़ोन आ गए हैं उनका जो यूज़ है वो आप आसानी से हम कर सकते हैं। बहुत आज के बैंकिंग में और बहुत सारे जो यूज़ है उनको हम डीपली से पढ़ेंगे। तो आइएगा हम इनके इतिहास को जान लेते हैं, इसका इतिहास क्या था। कंप्यूटर का आपका जो इतिहास है उसको हम देख लेते हैं कि क्या इतिहास रहा था कंप्यूटर का आपका। और उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर का परिचय। तो 21वीं शताब्दी विज्ञान एवं तकनीकी में तेजी हो रही है और विकास क्रम का जो समय है, यानी कि वर्तमान में जो 21वीं शताब्दी तकनीकी युग है, यानी कि आजकल सभी जो काम है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, कंप्यूटर पर आधारित है, इंटरनेट पर आधारित है। आजकल सभी जो कार्य है, क्लास पढ़ाई है या बैंकिंग का जो भी कार्य है वो ऑनलाइन हो रहा है। आपकी क्लासें भी जो कोरोना काल के कारण के ऑनलाइन हुई थी तो कितना अहम योगदान दिया था। लेकिन ऑनलाइन पे इतना अच्छा तो नहीं हो पाता ऑफलाइन की तरह, लेकिन काफ़ी हद तक मतलब अगर न हो तो उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ लें।
ज़्यादा ऑनलाइन रहने से कि आपके थोड़ा सा जो आँखों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे अगर आप कंप्यूटर या फ़ोन पर रहते हैं तो आपकी आँखें जो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं या सर में दर्द होने लगता है, तनाव महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी जो आज का तकनीकी युग है उसके समय के साथ आपको भी जो है बदलना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो तकनीकी का युग है और इस तकनीकी विकास ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कंप्यूटर मानव का सबसे उत्तम आविष्कार है। इनकी अगर आप देखते हैं जिस प्रकार बिजली का आविष्कार हुआ वो हम मानव के लिए बहुत बड़े वरदान है बिजली का आविष्कार, उसी प्रकार आधुनिक युग में जो भी कंप्यूटर है वो भी मनुष्य के लिए बहुत अहम योगदान है उसके जीवन में। दैनिक जीवन में आप कंप्यूटर के उपयोग के बगैर नहीं रह सकते। जिस प्रकार आपके कॉलेज के आपको कोई फार्म भरने हैं तो वो भी कंप्यूटर से ही भरे जाने हैं, या आपका रिजल्ट निकालना है, या जो भी आजकल जो सभी कार्य वो कंप्यूटर से ही होते हैं। आजकल लोग है कंप्यूटर ऑनलाइन कंप्यूटर के द्वारा जो ऑनलाइन है वो कमाई करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते बेचते हैं। आजकल सभी जो बिजनेस व्यापारी लोग हैं वो सारे के कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वर्तमान के कंप्यूटर साधारण कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक तीव्र और सक्षम है। वर्तमान युग में कंप्यूटर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा के शोध, स्टॉक मार्केटिंग में, एयरलाइंस में, रेलवे विभाग में, विद्युत आपूर्ति विभाग में, सरकारी व निजी क्षेत्रों के ऑफिस में, विभाग कंपनियों में। आप देखते हैं कि स्कूलों के अंदर भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। जिस प्रकार आपके BA फर्स्ट ईयर में मतलब आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और डॉक्टरों के पास भी आप देखते हैं कि जो मरीजों का रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं तो अस्पतालों के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। जब आप काउंटर पर अस्पताल के मेन काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे जो जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं मरीजों को तो उसका सारा जो आंकड़े हैं वो क्या कंप्यूटर में रखे जाते हैं। शोध कार्य में, स्टॉक मार्केटिंग में भी, एयरलाइंस में और रेलवे। आप पता है कि जब आप टिकट कटाते हैं रेलवे ऑनलाइन बुकिंग, आप रेल की जो टिकट कर सकते हैं तो वो भी कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से हालांकि कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। विद्युत आपूर्ति विभाग है, आपको बिजली का जो बिल आता है वो भी कंप्यूटर से ही आता है। आजकल कंप्यूटर में ही ऑनलाइन आपका भरा जाता है और जो बिजली विभाग के कर्मचारी वो कंप्यूटर का यूज़ करके सभी के जो बिल के पैसे वो एकत्रित करते हैं। सरकारी निजी क्षेत्र में सभी आप देखते हैं फोटोस्टेट वालों के पास जाएंगे तो उनके पास भी कंप्यूटर होंगे, या कोई और भी क्षेत्र से रिलेटेड आप देखेंगे तो उनके पास भी क्या कंप्यूटर होगा। और अब प्रश्न यह उठता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, और इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कंप्यूटर के विकास में कई वैज्ञानिक वर्षों का शोध प्रयत्न योगदान है और प्रत्येक हिस्सा एक आविष्कार है। यानी कि आप देखते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार तो चार्ल्स बेब ने किया था, लेकिन हम एक ही व्यक्ति को नहीं बल्कि सभी का जो मिला जुला योगदान रहा है। धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके अंदर सुधार किए। हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कितना बड़ा था लेकिन धीरे धीरे उसका जो है आकार बहुत छोटा कर दिया गया। तो सभी विद्वान जो वैज्ञानिक हैं उनको कंप्यूटर के जो वर्तमान में जो कंप्यूटर आपके सामने उसको बढ़ाने का जो श्रेय दिया जा सकता है सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने भी इसके अंदर योगदान दिया। और आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो इतिहास है और जो शब्द किस भाषा का शब्द है। तो जो कंप्यूटर है शब्द ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें जो कंप्यूटर का जो उपयोग है वो गणना करने के लिए ही किया गया था। जब कंप्यूटर मशीन का आविष्कार हुआ तब कंप्यूटर केवल गणित गणना करने के लिए कार्य करते थे। यानी कि गणित जोड़ घटा गुणा भाग ये जो कार्य जो आप वर्तमान में कैलकुलेटर में करते हैं वही कार्य करने के पर्पज से जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और उन कंप्यूटर में भंडारण क्षमता प्रसारण क्षमता नहीं थी। यानी कि अब उसके अंदर क्या है कोई भी फोटो है या कोई भी आंकड़े हैं वो एकत्रित नहीं कर सकते थे, कोई भी डाटा उसके अंदर आप स्टोरेज करके नहीं रख सकते थे। मतलब उसके अंदर सिर्फ गणना की और आपका काम खत्म और उससे कुछ नहीं होता। बस यही था, इतना ही कार्य था। कोई भी आप उसके अंदर स्टोरेज करके नहीं रख सकते थे PDF वगैरह कुछ भी। तो आगे हम देखते हैं कि एबॉक्स आपने ये तो तार में जो डले हुए मणि से आपने तो बचपन में ही जब आप सेंटर में जाते थे छोटे थे राशन लेने के लिए तो आप उस सेंटर में या छोटे स्कूल में पहली दूसरी क्लास में भी आपने देखे होंगे इस प्रकार जो तार के अंदर जो मणि डले हुए हैं। तो ये जो गणना करने के कार्य करने में काम आता है। तो 500 वर्ष पूर्व चीन में कुछ लोगों ने एबॉक्स का आविष्कार किया था। तो ये भी एक आविष्कारक है, इसके अंदर जो काउंटिंग करने का कार्य होता है और यह केवल गणना करने के लिए प्रयोग की जाती थी। और एबॉक्स अरबी भाषा के शब्द एब्यूक शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है
अर्थ था डस्ट या मशीन लकड़ी के चौकोर फ्रेम से बनी थी। ठीक है, डस्ट यानी कि यह मशीन चौकोर यानी कि चौकोर आकृति की थी, चार चकुंडी आकृति जिसे हम कहते हैं कि फ्रेम बनी थी, और जिसमें क्या है सख्त तारों में गोलाकार जो मणिये से काट के या अलग अलग पदार्थ के डले हुए होते थे, और मोतीनुमा बीड्स लगे हुए थे, और प्रत्येक तार में कम से कम 5 बीड्स लगे हुए थे, और यह बीड्स ऊपर व नीचे दिशा में चलते थे और गणना का उत्तर संख्या में प्रदर्शित करते थे। तो इसके आविष्कार से कंप्यूटर का आविष्कार होता है। दूसरा आपका है अगला पॉइंट आपका जो पास्कल कंप्यूटर व नेपियर बोन्स मशीन है, ये क्या थी इसके बारे में आप देख लेते हैं। तो सन 1642 में फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने एक गणना करने की एक नई मशीन का आविष्कार किया, जो गणना करने का जो कार्य किया था एक नंबर पूछा जा सकता है, फ्रेंच गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने की थी, और जिसे पास्केलाइन कंप्यूटर का नाम दिया गया। और पास्केलाइन कैलकुलेटर पहला कार्यात्मक कैलकुलेटर था, यानी कि कैलकुलेटर का जो आविष्कार इस प्रकार हुआ आप देख सकते हैं। इसमें कई छोटे छोटे पहिए या गियर लगे थे। यह पहिए व गियर तांबे के एक बड़े चौकोर बक्से में जुड़े थे, और जो 8 तरह से घूमकर चलते थे और 8 अंकों की संख्या को जोड़ करते थे, और यह पहिए 0 से 9 तक दहाई की सैकड़ों व हज़ार की संख्या को प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार आप फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार का जो पहिए वगैरह इसके अंदर लगे हुए थे, और बोर्ड आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको संख्या दिखा रहा है। इसके बाद में नेपियर बोर्ड जो आपका आता है, नेपियर बोन्स, इसको हम देख लेते हैं। सन 1614 में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन नेपियर ने एक और गणना करने की मशीन का आविष्कार किया, जिसे नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। यह छोटी सी मशीन छोटी छोटी घिरनियों से मिलकर बनी हुई थी, यानी कि जो घूमने वाली जो संख्या होती है उनसे, और 6 गुणात्मक सारणी बनती थी, और जॉन नेपियर ने 11 गिरनियों का प्रयोग किया, और जिस पर संख्या अंकित थी। जॉन नेपियर इस मशीन से गुणा भाग करना आसान हो गया था, यानी कि गुणा भाग जो कार्य आसान हो गया था। जिस प्रकार इसका अंदर आपको दिखा रखा है कि अगर 7 मंडा हुआ तो 7 एकम 7, और 7 1 4 मंडा हो तो आपका कितना 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 4 लिख दिया, और इस प्रकार आपका 7 3 21 हो जाएगा, तो इसे 2 1 लिख दिया। इस प्रकार इसके अंदर लिखा जाता था। 7 चौक 28 होता है तो 2 8 लिख दिया। 7 5 35 होता है 3 5 लिख दिया। 7 6 42 होता है। 7 7 49 7 8 56 7 9 63। इस प्रकार जो संख्या है वो इस प्रकार इसके अंदर होती थी, और जैसे ही आप यहाँ बटन दबाते थे सेट फॉर रोड्स, तो ये संख्या जो गुणा भाग का कार्य इस प्रकार करती थी। जिस प्रकार 1 2 3 4 5 इस प्रकार संख्या थी, ये 2 की कॉलम, ये 3 की संख्या, ये गिनती इस प्रकार इसके अंदर लिखी हुई है सारी 6 तक। इस प्रकार 0 की 0 मतलब कोई भी आप संख्या दबाते थे तो वो उससे गुणा भाग आसानी से की जा सकती थी। तो ये एक आविष्कारक था, और इसके अंदर क्या होती थी कि इस प्रकार जो गिनतियाँ की टेबल बटनें बनाई गई थी, और जो भी बटन आप दबाते हैं वो ऊपर गणना कर ली जाती थी। तो ये एक आविष्कार था इनका। और आगे हम देखते हैं लेबिनीज मशीन। जो लेबिनीज मशीन थी वो क्या थी, और जर्मन गणितज्ञ व दार्शनिक गार्टफाइड विल्हेल्म वॉन लिबिनिज ने पास्केलाइन कैलकुलेटर में सुधार कर एक मशीन का आविष्कार किया जो जमा घटा गुणा भाग व करने में सक्षम थी। और यह मशीन स्थानांतरित तकनीक यानी कि शिफ्ट मैकेनिज्म पर आधारित थी, और जो स्लाइड को खिसकाने के आधार पर कार्य करती थी। ये इस प्रकार आपके स्लाइड इसके अंदर क्या है, जो संख्या वो घूम सकती थी। फोटो इस प्रकार आप देख सकते हैं, थोड़ी सी धुंधली है लेकिन आप फोटो देख सकते हैं। इस प्रकार ये आविष्कारक था। और आगे हम देख लेते हैं कि डिफरेंस इंजन्स क्या था, इसको हम देख लेते हैं कि सन 1882 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया जो गणित सारणियों को संकलित करती थी। चार्ल्स बेबेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणितज्ञ के प्राध्यापक थे। एक नंबर का पूछा जा सकता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। उन्हें बाद में फादर ऑफ कंप्यूटर के यानी कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, के नाम से जाना जाता है। 1822 को इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, और डिफरेंस इंजन जटिल गणनाओं को हल करने में सक्षम था। और आगे हम देख लेते हैं जो हमारा है वो एनालिटिकल इंजन, यानी कि जो कंप्यूटर की यहाँ पीढ़ियाँ शुरुआत नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर के आविष्कार की ओर ये जो मशीन है वो बढ़ती जा रही है।
जिसे हम देसी जुगाड़ कहते हैं। यानी कि जुगाड़ कर करके धीरे धीरे जो है वर्तमान कंप्यूटर आपके सामने आता है। तो ये अलग अलग जुगाड़ बिठाए गए इन विद्वानों द्वारा। तो इस प्रकार जो आविष्कारक होता है 10 वर्षों तक डिफरेंस इंजन पर कार्य करने के पश्चात चार्ल्स बेब्ज ने प्रथम सामान्य उद्देश्य के रूप में चलने वाले कंप्यूटर का आविष्कार किया। और यह कंप्यूटर सकारात्मक और नकारात्मक संख्याओं की गणना करने में सक्षम था। यानी कि प्लस और माइनस की संख्या उनका भी गणना कर सकता था। चार्ल्स बेब्ज की भाप से चलने वाली मशीन कंप्यूटर के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। यानी कि जो इनकी जो मशीन थी उसके अंदर बिजली का नहीं बल्कि भाप से जो ये मशीन चलती थी। और यह मशीन छोटे छोटे 5000 पुर्जों से मिलकर बनी थी। और चार्ल्स बेब्ज ने अपनी इस मशीन को इनपुट इकाई, संसाधन इकाई, आउटपुट से इकाई से युक्त बनाया, जो वर्तमान डिजिटल कंप्यूटर के समाधान। चार्ल्स बेब्ज के आविष्कारक ने इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक का दर्जा दिलाया। यानी कि जो ये इंजन का ये आविष्कार करते हैं, इनकी एनालिटिकल जो इंजन का आविष्कार करते हैं उससे क्या कंप्यूटर के की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर के आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं पंच कार्ड्स। ये पंच कार्ड्स आप देख लेते हैं कि पंच कार्ड्स क्या है। तो अमेरिकी खोजकर्ता हेमन होलरिथ ने जैकवार्ड लूम के सिद्धांत को कंप्यूटर में अपनाया। उन्होंने आंकड़ों के एकत्रीकरण व संगणन की समस्या के समाधान के रूप में पंच कार्ड्स को खोज की। उन्होंने अपने प्रथम कार्य के रूप में अमेरिका के सेनस के आंकड़ों को संपादन करने वाले त्रिविध विकसित यूएस सेंस का यह कार्य यदि मनुष्य बिना कंप्यूटर की सहायता के लिए किया जाता तो अनुमानित 7 वर्षों का समय लगता। पंच कार्ड्स की सहायता से यूएस सेंस का आंकड़ों का कार्य लगभग 3 वर्षों में पूर्ण हो गया। और प्रत्येक पंच कार्ड एक पंच छेद को एक संख्या में 2 छेदों के अक्षरों के रूप में प्रदर्शित करता था। और अक्षरों में प्रदर्शित करता था। होलरिथ के द्वारा जो देख सकते हैं कार्ड, इसके अंदर जो संख्याएं जो लिखी हुई होती थी और दिए गए आंकड़ों पर पंच कार्ड होलरिथ कोड के रूप में जाने जाते थे। और होलरिथ के रूप में जाने जाते पंच कार्ड स्वयं सबसे पहले व्यवसाय के क्षेत्र में लाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने टूबुलेटिंग मशीन कंपनी की खोज की जो बाद में IBM कंपनी में विलय हुई। और आगे हम देख लेते हैं जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं उनके बारे में। जो 5 पीढ़ियां कौन कौन सी है, तो तकनीकी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है और जिसे समयानुसार उनकी पीढ़ियों के रूप में माना जाने लगा है। और प्रत्येक अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से तकनीकी रूप से ज़्यादा विकसित थी। यानी कि आप देखते हैं कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। यानी कि अलग अलग जैसे जैसे पीढ़ियाँ आती गई तो उसके अंदर क्या है, कंप्यूटर के अंदर सुधार होते गए और कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा होता गया। तो हमने देखा था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कितना बड़ा था। जो प्रथम पीढ़ी के जो समय जो आपको दिया गया है वो समय आपको 1946 से 1955 और फिर उसके बाद 1959 से 1965। और तीसरी पीढ़ी का जो आपको कंप्यूटर है वो 1965 से 1971। और चतुर्थ पीढ़ी का 1971 से 1984। और 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो 1985 से ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी तक जो आपके सामने वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। और ये कंप्यूटर थे और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी उसको हम जान लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है वो किस प्रकार का था, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स थे, हमने पहले फोटो में देखा था। और तो हम बात करते हैं यहाँ की जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब मुख्य भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। एक नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी के अंदर जो प्रयोग किया गया था। यह ट्यूब विद्युत बल्ब की भांति दिखाई देती थी। यानी कि जिस प्रकार आपका बल्ब होता है घर में उसी प्रकार की ये वैक्यूम ट्यूब थी। परंतु यह प्रोसेसिंग संसाधन के समय अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करती थी। यानी कि जब ये कार्य करती थी, प्रोसेसिंग का कार्य करती थी, वो ज़्यादा हीट छोड़ती थी, जिसके कारण जहाँ कंप्यूटर रखा जाता वो कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और आग लगने का भी खतरा था। तो प्रथम पीढ़ी के इस कंप्यूटर के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब थी इसकी तो कुछ कमियां थी और इसके अंदर बाद में सुधार किया गया। तो दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आपके सामने आता है, इनेंस इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी में सर्वप्रथम कंप्यूटर था। इनेक्स
ENIAC, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। और यह कंप्यूटर पूर्णतः बिजली से चलने वाला सामान्य कंप्यूटर था, यानी कि बिजली का यूज़ किया जाता था, तभी इसका नाम जो आज के वर्तमान अगर कंप्यूटर की परिभाषा देखिए तो वो क्या है, कंप्यूटर क्या है, बिजली से चलने वाली एक मशीन है। तो इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 7,000 जो रजिस्टर व लगभग 50 लाख टांकों के जोड़ थे। यानी कि वैक्यूम ट्यूब है, एक ट्यूब थी ले एक ट्यूब नहीं थी, बल्कि बहुत सारी इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब थी और 50 लाख टांकों के जोड़ थे। जो टांकों के जोड़ क्या है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप देखेंगे उसके अंदर इस प्रकार आपको क्या कोई भी चीज़ बुजड़ी होगी वो टांके से लगे होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो वो गैस बेल्डिंग के द्वारा उसको क्या वो टांके द्वारा जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार उसके डिटेल से बता रखा है ये बात है। इस कंप्यूटर का वजन जो है लगभग 30 टन था और वह आकार में एक बड़े कमरे के बराबर था। यानी कि आकार में अगर ये कंप्यूटर अगर कहीं रखा जाता तो एक बहुत बड़ा कमरा चाहिए इसका कंप्यूटर को रखने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो क्या है, थोड़ी सी जगह रखता है, बल्कि जो वर्तमान लैपटॉप है वो आप अपने बैग में भी डाल कर ले जा सकते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर इतने बड़े थे कि एक कमरे में सिर्फ एक ही कंप्यूटर आता था। और वर्तमान में आपके जो कंप्यूटर कॉलेज के अंदर जो कंप्यूटर की लैब उसके अंदर कितने कंप्यूटर पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो ये आविष्कार के कारण हुआ। लेकिन ये कंप्यूटर आकार जो बहुत बड़ा था और यह कंप्यूटर 1000 गुना अधिक गति से गणना करने में जो सक्षम था। यानी कि अगर एक साधारण इंसान गणना करता है, गुणा भाग जोड़ घटा करता है, उसकी अपेक्षा ये कि 1000 गुना जो ज़्यादा गणना करने में सक्षम था। EDVAC जो कंप्यूटर आपका आता है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो कंप्यूटर आपका आता है EDVAC प्रिंसटन विश्वविद्यालय के विख्यात गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में इनेक में कुछ सुधार किए और उन्होंने इस कंप्यूटर में संग्रहण और क्षमता विकसित की। और ईडेव्स कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी जो है आपकी प्राथमिक मेमोरी को लगाया, जिससे कार्य के दौरान आंकड़ों की गणना दोबारा न करके उसे मेमोरी से ले लिया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर आप देख सकते हैं, फिर से इसकी फ़ोटो इस प्रकार इतना बड़ा था कि कमरे में आता था पूरा। ये कंप्यूटर का पार्ट दिख रखा है, पीछे और भी कंप्यूटर वो जो रखे हुए हैं। तो इसको ठंडा रखने के लिए पंखे वगैरह या AC वगैरह भी चलानी पड़ती थी। यानी कि उस टाइम AC तो नहीं थी, लेकिन कूलर या पंखे तो थे, वो चलाने पड़ते थे ताकि कमरे को ठंडा रखा जा सके। अगर टेम्परेचर कमरे का ज़्यादा हो गया तो उसके अंदर आग लगने का खतरा था और तो लिया जाता था। और इस कार्यविधि से हमें काफ़ी बचत होने लगी थी। और इस कंप्यूटर में जॉन वॉन न्यूमैन ने CPU का प्रयोग भी किया और जिससे सभी इकाइयों में नियंत्रित होती थी। यूनिवेस यानी कि UNIVAC जो रीमैग्नेटल रैंड व्यावसायिक रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर का आविष्कारक किया और जिसे यूनिविक के नाम से जाना जाता है। यूनिवेस के नाम से जाना जाता है। और इस बाद में इसे कंप्यूटर में यूएस जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के ने अधिकृत कर दिया था। और इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार कंप्यूटर रखा हुआ है, आप फोटो में देख सकते हैं, इधर भी ये आप कंप्यूटर देख सकते हैं। तो ईडेस्क यानी कि EDSAC जो कंप्यूटर है वो डेस्क जो कंप्यूटर है वो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार प्रोफेसर M विकिल्स ने किया था। और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंग्लैंड में कार्यरत थे। और यह मशीन 1949 में बनकर तैयार हुई। यह मशीन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करती थी और परंतु यह मशीन इनेक्स से अधिक तेज थी और यह ग्रहण संग्रहण क्षमता से युक्त प्रथम कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब प्रणाली पर आधारित था जो मिल सेकेंड्स में गणनाएं करने में सक्षम थे। यह कंप्यूटर स्थानांतरित में काफ़ी महंगे थे, यानी कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर ले जाना है तो काफ़ी खर्चा आता था इनका, क्योंकि आकार और वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण। और कंप्यूटर्स काफ़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे, जिसके कारण इन्हें ठंडा करने के लिए काफ़ी रख रखाव करना पड़ता था या कंप्यूटर अधिक मात्रा में बिजली खपत करता था। तो आप देखते हैं कि इतना बड़ा है, आकार में बड़ा है, तो बिजली ज़्यादा खाएगा ये आपका। तो इसकी कुछ कमियाँ थी ये। तो द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर आता है उसको हम देख लेते हैं। जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है सन 1959 से 1965 का जो समय द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का समय था। यह कंप्यूटर
ट्रांजिस्टर व चुंबकीय कोर मेमोरी का प्रयोग करते थे और इसी तकनीक के प्रयोग से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक तीव्र और छोटे व कार्य सक्षम हो गए। यानी कि आप देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर व चुंबकीय कोर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन रखना इसको। यानी कि कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर व चुंबकीय कोर मेमोरी का जो प्रयोग इसके अंदर हुआ था, जिसके कारण ये थोड़ा सा जो पिछले प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से काफ़ी कार्य करने में तेज करता था और सक्षम हो गया था। ट्रांजिस्टर का युग था। अब कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था और इन्हें कंप्यूटर्स में चुंबकीय टेप व चुंबकीय डिस्क का द्वितीय मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें आंकड़े और कंप्यूटर चुंबकीय टेप जिससे आंकड़े को स्थायी तौर पर संग्रहित किया जा सकता था। यानी कि जो दूसरे पीढ़ी कंप्यूटर है इसके अंदर आप क्या है, डाटा को एकत्रित कर सकते थे। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसके अंदर आप कोई भी डाटा है उनको एकत्रित करके नहीं रख सकते थे, लेकिन इसके अंदर आप संग्रहित यानी कि डाटा को स्टोरेज करके रख सकते थे। पंच कार्ड का इनपुट इकाई में आउटपुट इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। यानी कि इनपुट को आप इनपुट कीबोर्ड का बटन दिया और आपने इनपुट दिया और उसके बाद आप कोई आउटपुट भी दे सकता था। तो ये सारी सुविधा इस कंप्यूटर में आ गई थी। उस स्तरीय भाषा का यानी हाई लेवल लैंग्वेज और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फोर्ट्रेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेटर और जैसी भाषाएं द्वितीय पीढ़ी के में विकसित हो गई थी। यानी कि जो कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आ गई थी और ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने से कंप्यूटर अधिक तीव्र हो गया था, आकार में छोटा हो गया था और संगणन क्षमता से युक्त बन गए थे। यानी कि आप देखते हैं पहले की पीढ़ी कंप्यूटर कितने बड़े, एक कमरे जितना था, लेकिन जैसे कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ तो इसके अंदर इसका आकार क्या छोटा हो गया और यह कंप्यूटर बिजली खपत भी कम करते थे और परंतु काफ़ी महंगे कंप्यूटर थे। मैं पैसा काफ़ी खर्च करना पड़ता था अगर कंप्यूटर किसी को खरीदना है तो। कुछ प्रमुख कंप्यूटर है जैसे कि यूनिवेसिक 400 एंड 800 सीरीज के जो कंप्यूटर थे इसके उदाहरण हैं। और तृतीय श्रेणी के जो कंप्यूटर है उसका जो टाइम आपको पता है कि सन 1958 में इंजीनियर जैक्यूली ने आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। आईसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि आईसी क्या है। और तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर आईसी तकनीकी से युक्त थे और यह कंप्यूटर द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर से अति आधुनिक थे। यह कंप्यूटर 40 लाख जो ये दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर आप देख सकते हैं इस प्रकार था और ये हम तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर ये रहा आपका, आकार में कितना छोटा हो गया है और चौथी जनरेशन का कंप्यूटर है। तो एक बार तीसरी जनरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गणनाएं संग्रहित कर सकता था और 100 नैनोसेकंड की गति से कार्य करता था। एक आईसी सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब में ट्रांजिस्टर के बराबर थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर समय विभाजन यानी कि टाइम शेयरिंग तकनीकी पर कार्य करते थे। यानी कि फोर्ट्रेन 2, 3, 4, कॉम्बोल, पास्कल, एलोगल जैसी जो भाषाएं हैं इस काल के अंदर प्रचलित थी। इसके अंदर मैग्नेटिक कोर मेमोरी को भी सुधार कर और विकसित किया गया था। विभिन्न प्रकार के इनपुट इकाइयों व आउटपुट इकाइयों जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर भी का प्रचलन भी इस युग में बढ़ गया था। कुछ प्रसिद्ध तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है सिस्टम 360, सिस्टम 370, 370 और PDP सेकेंड, IBM 360 और वह 37 सीरीज के कंप्यूटर थे। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इसके अंदर क्या था वो हम देख लेते हैं। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का बहुत अधिक प्रयोग किया गया और आईसी का आकार भी काफ़ी छोटा कर दिया गया। यानी कि जो आईसी होती थी इसके अंदर और इसे विल्सी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड में बदल दिया गया के नाम से जाना जाने लगा। जो आईसी थी उसे इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का भी आविष्कार हुआ। यह माइक्रो प्रोसेसर बहुत छोटा व अधिक तीव्र गति से कार्य करने वाली चिप थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी कहा जाने लगा। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उन्हें पीसी कंप्यूटर कहा जाने लगा। इन कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। यह माइक्रो प्रोसेसर चिप कंप्यूटर के दिमाग के रूप में कार्य करती थी। यह पर्सनल कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे और इन्हें आपस में जोड़कर नेटवर्क जाल भी बनने लगा और यह अतिरिक्त मेमोरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को संयुक्त रूप से प्रयोग करने लगे।
यह समय सॉफ्टवेयर व संचार युग का स्वर्ण युग था। यानी कि जो सॉफ्टवेयर और संचार, यानी कि जो संचार युग स्वर्ण युग माना जा सकता है इस युग को, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा जो सुधार इसके समय हो गए थे। C++, एड जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलित अस्तित्व में आई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस युक्त अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को बाज़ार में लॉन्च किया। और 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर, आपका आधुनिक जो कंप्यूटर है वो आपको पता ही है। जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर आपके सामने ही रहा, तो ये कंप्यूटर आपका 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर को आप देखते ही होंगे, आपके घर में भी होगा या नहीं है तो आपने कॉलेज में या देखा है वो पोस्टर वाले के पास। तो आप देखते हैं कि जो 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर, उसको देख लेते हैं उसके बारे में। ये आपका लेसन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर तक सभी वैज्ञानिक व इंजीनियर ने हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में सुधार किया। वैक्यूम ट्यूब व ट्रांजिस्टर IC VLCI चिप का आविष्कार किया, परंतु यह कंप्यूटर सोचने की क्षमता से युक्त नहीं थे। यह स्वयं निर्णय लेने में असक्षम थे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि, बौद्धिक क्षमता से युक्त है और जो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। यानी कि जो वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो आधुनिक है। जिस प्रकार आपने देखी रोबोट फिल्म देखी होगी, उसके अंदर जो मतलब कंप्यूटर से ही तो वो रोबोट बनाया गया है। जिस प्रकार रोबोट आपके सामने एग्जांपल है, उनकी क्या है, एक चिप विकसित कर दी गई है, वो खुद सोच या समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जो 5वीं पीढ़ी के अंदर ये कंप्यूटर की विशेषता है कि उनकी जो कृत्रिम बुद्धि होती है, जिस प्रकार मनुष्य सोच से या समझ सकता है, उसी प्रकार जो वर्तमान कंप्यूटर है वो सोच समझ के स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इन कंप्यूटर्स में सर्वाधिक संगणन क्षमता, मैक्रो कैपेसिटी, सर्वाधिक प्रोसेसिंग क्षमता, आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनमें कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। और सुपर कंप्यूटर अगर आपको पूछ लिया जाए तो कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर है, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। क्योंकि आज कुछ भी जो कार्य है वो हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। आजकल कोई भी जो कार्य है वो कंप्यूटर के बगैर जो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो वर्तमान कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का युग है। आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं, लोग बहुत सारे जो कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज करते हैं और इस कंप्यूटर क्षेत्र में रोज़गार भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कंप्यूटर सीखिएगा और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिएगा। पेपर दीजिएगा ध्यान से। और इस वीडियो में इतना ही। और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है वो आएंगे, वो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो कंप्यूटर जनक किन्हें और क्यों कहा जाता है, इनेक्स और इंडेवेस की विस्तृत व्याख्या करें। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। कंप्यूटर के ऐतिहासिक विकास कार्यक्रम की व्याख्या करें। जॉन वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर क्षेत्र में क्या योगदान है। डिफरेंस इंजन की कार्यविधि समझे। आईसी क्या है और कंप्यूटर के आकार छोटा करने में आईसी की क्या भूमिका है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।